सोचिए, आप पृथ्वी से कोई 400 किलोमीटर ऊपर हैं, तैर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। बाहर एकदम खामोशी है और आप नीचे देखते हैं अंधेरे के महासागर में एक शहर किसी बिखरे हुए सुनहरे गहने की तरह चमक रहा है। क्या कल्पना है। हाल ही में 21 नवंबर 2025 को आईएसएस से दिल्ली की कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें ली गईं। हाँ, मैंने देखी हैं वो तस्वीरें, अद्भुत थी। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो इन्हीं तस्वीरों पर आधारित एक लेख है। शीर्षक है दिल्ली, अंतरिक्ष से एक देदीप्यमान मेगा सिटी। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि दिल्ली अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जबरदस्त चमक भारत के शहरी विकास, आर्थिक शक्ति और हाँ, भविष्य की चुनौतियों के बारे में क्या कहानी कहती है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये तो डेटा का एक खजाना है। डेटा का खजाना कैसे? अंतरिक्ष से दिखने वाली ये रोशनी जनसंख्या घनत्व, आर्थिक गतिविधियां और बुनियादी ढांचे के विस्तार को मापने का एक तरीका बन गई है। अच्छा, तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि दिल्ली दुनिया के सबसे रोशन शहरों में से एक क्यों है और इस चमक के पीछे के गहरे मायने क्या हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो चलिए सीधे उस तस्वीर में उतरते हैं। लेख कहता है कि ये रात के करीब 10:30 बजे ली गई थी। जी। इसमें दिल्ली को एक सुनहरी पच्चीकारी या कहें गोल्डन मोज़ेक कहा गया है। और ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक पूरा जाल है जो गंगा के मैदानी इलाकों में दूर दूर तक फैला है। हाँ, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद सब मिलकर एक विशाल चमकता हुआ ऑर्गेनिज्म लग रहे हैं। और उस सुनहरे जाल के बीचों बीच एक बहुत ही नाटकीय चीज दिखाई देती है, यमुना नदी। हाँ, यमुना नदी। ये शहर के बीच से एक काली लहरदार लकीर की तरह गुजरती है। लेख में इसे डार्क सिनियोस रिबन कहा गया है और ये वाकई सटीक है। हाँ हाँ हाँ, ये कमाल का है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक चमकते हुए कैनवस पर अंधेरी स्याही से एक लकीर खींच दी हो। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नदी नहीं दिखती, ये एक सीमा की तरह लगती है। ये एक सीमा ही है, ऐतिहासिक भी और विकास की भी। अच्छा। ये लकीर साफ तौर पर ऐतिहासिक पुराने शहर को दक्षिण और पूर्व के आधुनिक, ज्यादा नियोजित विस्तार से अलग करती है। एक तरफ इतिहास, एक तरफ सदियों की तारीख बसी है और दूसरी तरफ पिछले कुछ दशकों का तेज विकास। ये दिखाता है कि शहर का विकास कैसे एक नदी के दोनों ओर अलग अलग तरीकों से हुआ है। और एक और चीज है जो सबसे अलग चमक रही है, दक्षिण पश्चिम किनारे पर एक बहुत ही चमकीला आयताकार धब्बा। मुझे तो पहले लगा कि शायद ये कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होगा, लेकिन लेख बताता है कि ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाँ, और ये एशिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इसकी चमक इतनी ज्यादा है क्योंकि ये 24 घंटे काम करता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों और मेट्रो लाइनों की चमकती हुई नसें उसे पूरे शहर से जोड़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये शहर का धड़कता हुआ दिल हो। बिल्कुल सही कहा। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे दिल्ली कोई ऊर्जा का महासागर हो, इतनी रोशनी। लेख में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, निरंतर प्रकाश पदचिन्ह या कंटिन्यूअस लाइट फुटप्रिंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई दूसरे विकसित क्षेत्रों के उलट यहाँ शहर और गांव के बीच रोशनी का कोई साफ बंटवारा नहीं दिखता। दिल्ली की चमक अचानक खत्म नहीं होती, वो धीरे धीरे फैलती जाती है और आसपास के कस्बों और गांवों में जैसे विलीन हो जाती है। तो एक चमकदार द्वीप नहीं बल्कि एक फैला हुआ जाल है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, ये वैज्ञानिकों के लिए एक जरूरी डेटा पॉइंट भी है। वे इस पैटर्न से क्या समझते हैं? बहुत कुछ। वैज्ञानिक ऐसे पैटर्न का उपयोग शहरी गर्मी के द्वीप का पता लगाने के लिए करते हैं। अच्छा, अर्बन हीट आइलैंड्स। हाँ, यानी शहर के वो हिस्से जो आसपास के ग्रामीण इलाकों से ज्यादा गर्म रहते हैं। वे इसका इस्तेमाल प्रवासन को ट्रैक करने के लिए भी कर सकते हैं। जहां नई बस्तियां बसती हैं वहां नई रोशनी दिखने लगती है। और आपदा के समय भी? हाँ, यहां तक कि आपदा के समय, जैसे किसी बड़े ब्लैकआउट में, ये तस्वीरें दिखा सकती हैं कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। एक तरह से ये शहर की सेहत का एक्सरे है जो अंतरिक्ष से लिया गया है। ये सब देखकर तो एक जाहिर सा सवाल मन में आता है, दिल्ली इतना ज्यादा क्यों चमकता है? क्या इसकी वजह सिर्फ यहाँ रहने वाले करोड़ों लोग हैं? देखिए, जनसंख्या तो इसका सबसे बड़ा और बुनियादी कारण है ही। एनसीआर में 3.4 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहरी समूह। जी, तो इतने सारे घर, दफ्तर, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब मिलकर एक विशाल प्रभामंडल तो बनाएंगे ही। लेकिन दुनिया में और भी घनी आबादी वाले शहर हैं,
दिल्ली की चमक में जरूर कुछ और खास बात होगी। बिल्कुल। जनसंख्या के अलावा 3 और बड़े कारण हैं। पहला है विद्युतीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली में लगभग 100% विद्युतीकरण है। हाँ, और सिर्फ बिजली पहुंचना ही नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो भी मायने रखता है। सरकार के स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के तहत जो हाई इंटेंसिटी एलईडी लाइट्स लगी हैं, वो सड़कों को बहुत ज्यादा रोशन करती हैं। सही का। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबा दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क है, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे हैं, ये सब लगातार रोशन रहते हैं। जब हम विमान से नीचे देखते हैं तो ये चमकती हुई रेखाएं साफ दिखती हैं, तो अंतरिक्ष से तो ये मकड़ी के जाले जैसा ही लगता होगा। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण है दिल्ली का एक आर्थिक केंद्र होना। 24 घंटे चलने वाला शहर। हाँ, आईटी पार्क, कॉल सेंटर, मॉल, औद्योगिक क्षेत्र, सब रात भर काम करते हैं। अकेले एयरपोर्ट पर रोज 1200 से ज्यादा उड़ानें होती हैं। ये शहर कभी सोता नहीं है, और ये बात अंतरिक्ष से भी दिखती है। और तीसरा तकनीकी कारक, जैसे स्मारकों और बड़े बड़े बिलबोर्ड पर लगी आधुनिक फ्लड लाइट्स, वो भी इस चमक को और बढ़ाती हैं। यहीं पर लेख में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे दक्षता का विरोधाभास या एफिशिएंसी पैराडॉक्स कहा गया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। नासा का ब्लैक मार्बल प्रोजेक्ट कहता है कि दिल्ली रात की रोशनी की तीव्रता में दुनिया के टॉप 10 शहरों में है। लेकिन, और ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, कि यह चमक कई बड़े पश्चिमी शहरों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम ऊर्जा खपत के साथ हासिल की गई है। ये कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभासी लगता है। ये वाकई में एक दिलचस्प विरोधाभास है, और ये भारत जैसे विकासशील देशों के शहरीकरण के मॉडल की एक खास बात को दिखाता है। अच्छा। हाँ, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि हम एलईडी तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने से हम कम ऊर्जा में ज्यादा रोशनी पैदा कर रहे हैं। लेकिन इससे भी गहरा कारण हो सकता है, जैसे कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादातर सिर्फ रोशनी के लिए हो रहा है, न कि भारी औद्योगिक कामों के लिए? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। संभव है कि हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा अलग हो। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय और खपत का स्तर अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है। तो मतलब सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी बहुत ज्यादा है, लेकिन घरों के अंदर ऊर्जा की खपत शायद उतनी ज्यादा नहीं हो सकता है। ये एक तरह से किफायती लेकिन व्यापक विकास का मॉडल है, जहां विस्तार तो बहुत है, लेकिन संसाधनों का व्यक्तिगत उपयोग अभी भी नियंत्रित है। ये विकास का एक अनोखा मॉडल है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली की तुलना दुनिया के दूसरे रोशन शहरों से करते हैं। लेख में टोक्यो, न्यूयॉर्क और सिंगापुर का जिक्र है। हर शहर के रोशनी की एक अपनी अलग कहानी है। बिल्कुल। अगर हम टोक्यो को देखें तो उसकी रोशनी खाड़ी के चारों ओर एक विशाल चाप यानी एक आर्क बनाती है। एक आर्क? हाँ, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सुनियोजित और व्यवस्थित विकास को दर्शाती है। सब कुछ बहुत करीने से फैला हुआ है। और न्यूयॉर्क, वो तो घनत्व का प्रतीक है। मैनहट्टन से लॉन्ग आइलैंड तक एक लंबी घनी चमक। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प है बीच में सेंट्रल पार्क, जो एक बड़े काले धब्बे की तरह है। सही। ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला है, अत्यधिक विकास के बीच में प्रकृति और अंधेरे के लिए जगह छोड़ना। और यही चीज दिल्ली में कम दिखती है। हाँ, अगर किसी शहर से दिल्ली की तुलना हो सकती है तो वो है ब्राजील का साओ पाउलो। अच्छा। उसकी रोशनी भी दिल्ली की तरह ही अनियमित और फैली हुई है। वो पहाड़ियों और घाटियों के बीच हुए ऑर्गेनिक यानी अपने आप हुए विकास को दर्शाती है। वहां भी एक नियोजित पैटर्न की बजाय एक फैला हुआ बेतरतीब जाल दिखता है। तो क्या ऑर्गेनिक विकास अराजक या अव्यवस्थित विकास कहने का एक विनम्र तरीका है? क्या ये पैटर्न दिखाता है कि हमारे यहाँ लंबी अवधि की योजना की कमी रही है? तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसे अराजक कहना शायद सही ना हो। ये दिखाता है कि शहर किसी एक मास्टर प्लान का नतीजा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं से धीरे धीरे बना है। बिल्कुल। लोग बेहतर भविष्य की तलाश में यहाँ आते हैं और शहर उनके साथ फैलता जाता है। टोक्यो और सिंगापुर जैसे शहर टॉप डाउन नियोजित किए गए हैं, जबकि दिल्ली बॉटम अप विकसित हुआ है। दोनों मॉडलों के अपने फायदे और नुकसान हैं। जी। तो ये चमक, ये रोशनी, ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये भारत की प्रगति का प्रतीक है। लेख के मुताबिक एनसीआर देश की जीडीपी में 8% का योगदान देता है। ये रोशनी शहरी नौकरियों के जरिए गरीबी में कमी का संकेत है। हाँ, और इसका एक व्यवहारिक पहलू भी है, जैसा हमने पहले बात की। आपदा प्रतिक्रिया में ये डेटा बहुत काम आता है। हाँ, कि ब्लैकआउट के दौरान कहाँ रोशनी कम हुई। जी।
सैटेलाइट तस्वीरों से तुरंत पता चल सकता है कि कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं। रोशनी का कम होना एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है, और यहाँ ये बहुत गंभीर है। इस चमक की कीमत क्या है? और इसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 90% दिल्ली में प्रकाश प्रदूषण इतना ज्यादा है कि साफ रातों में भी 90% से ज्यादा तारे दिखाई नहीं देते। से ज्यादा? हाँ, हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिसने शायद कभी अपनी आंखों से आकाशगंगा को दिल्ली के आसमान में देखा ही नहीं है। हमने ब्रह्मांड से अपना एक कनेक्शन खो दिया है। ये सिर्फ एक भावनात्मक या दार्शनिक नुकसान नहीं है ना? इसका असली भौतिक प्रभाव भी है। बिल्कुल, इसका पारिस्थितिकी प्रभाव बहुत गहरा है। प्रवासी पक्षी हजारों सालों से तारों और चांद की रोशनी से अपना रास्ता तय करते आए हैं। शहरों की ये कृत्रिम रोशनी उन्हें भ्रमित करती है। वे रास्ता भटक जाते हैं, इमारतों से टकराते हैं या थककर मर जाते हैं। और कीड़े मकोड़े, रात में सक्रिय रहने वाले कीड़े और दूसरे जीव भी प्रभावित होते हैं, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है। और हम इंसानों पर इसका क्या असर होता है? क्या हम भी इससे प्रभावित होते हैं? निश्चित रूप से। हमारे शरीर की एक जैविक घड़ी होती है जो दिन और रात के चक्र के हिसाब से चलती है। सर्केडियन रिदम। हाँ, शहर के ऊपर जो एक स्थायी चमक छाई रहती है, जिसे स्काई ग्लो कहते हैं, वो हमारे शरीर को ये संकेत नहीं मिलने देती कि अब रात हो गई है। अच्छा। इससे मेलाटोनिन जैसे जरूरी हार्मोन का उत्पादन बाधित होता है, जिससे नींद में खलल, तनाव और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं आम हो जाती हैं। और इन सब के ऊपर हम ऊर्जा की बर्बादी भी कर रहे हैं। हाँ, अनुमान है कि शहरी प्रकाश व्यवस्था का 30% तक हिस्सा अक्षम या अनावश्यक है। 30%? जी, इसका मतलब है कि हम जो रोशनी पैदा कर रहे हैं उसका लगभग 1/3 हिस्सा या तो सीधे आसमान में जा रहा है जहां उसकी कोई जरूरत नहीं, या उन जगहों को रोशन कर रहा है जहां किसी को रोशनी नहीं चाहिए। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या हमें विकास को धीमा कर देना चाहिए या बत्तियां बंद कर दें? ये तो संभव नहीं लगता। नहीं, लेख में भी यही कहा गया है। मकसद प्रगति को धीमा करना नहीं है, बल्कि चमक को टिकाऊ और समझदार बनाना है। भारत का 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है, और इसके लिए शहरों को स्मार्ट तरीके से रोशन करना होगा। जैसे कि मोशन सेंसर वाली LED लाइट्स जो तभी पूरी क्षमता से जलें जब कोई आसपास हो। ये एक तरीका है। या फिर डार्क स्काई जोनिंग, यानी शहर के कुछ हिस्सों जैसे पार्कों या संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों को जानबूझकर कम रोशन रखना। ये अच्छा विचार है। बिल्कुल, तकनीक का इस्तेमाल चमक बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे निर्देशित करने के लिए करना होगा। ऐसी लाइटें लगाना जो सिर्फ नीचे की ओर रोशनी दें, न कि चारों तरफ। तो संक्षेप में, अंतरिक्ष से दिल्ली की ये तस्वीर एक बहुत शक्तिशाली कहानी कहती है। ये मानवीय सरलता, आकांक्षा और अविश्वसनीय विकास का प्रतीक है। ये दिखाती है कि कैसे एक शहर करोड़ों लोगों के सपनों का केंद्र बन गया है। लेकिन साथ ही हमारी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की एक शक्तिशाली याद भी दिलाती है। ये तस्वीर एक तरह से भविष्य का सवाल पूछ रही है। क्या? कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जब अंतरिक्ष से दिल्ली को देखेंगी तो उन्हें क्या दिखेगा? बेतहाशा फैली हुई एक चमकदार रोशनी, या एक समझदारी से रोशन किया गया टिकाऊ शहर? ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। लेख में टिकाऊ रूप से चमकने यानी शाइनिंग सस्टेनेबली की बात की गई है। जैसे जैसे हमारे शहर और भी ज्यादा रोशन और कनेक्टेड होते जाएंगे, जमीन पर प्रगति का असली मतलब क्या होगा? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या हम भविष्य में प्रगति को इस बात से मापेंगे कि हमारा शहर कितना ज्यादा चमकता है, या इस बात से कि हम अपनी रोशनी का इस्तेमाल कितनी बुद्धिमानी से करते हैं? शायद भविष्य का सबसे उन्नत शहर वो नहीं होगा जो सबसे ज्यादा चमकीला हो, बल्कि वो होगा जो अंधेरे की अहमियत को भी समझता हो।